अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं, ज़्यादातर अदालती मामलात से जुड़ी खबरें हैं, तो आपके साथ इस व्लॉग में मुझे शेयर करनी है। थोड़ा उसका कुछ एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो अदालती मामलात से जुड़ी खबरें हैं वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक आपको देंगे। इमरान खान साहब का जो मामला है, आपको पता है आजकल जो ज़ोरों शोर से जिस केस पे काम हो रहा है वो है साइफर का मुकदमा। और कोशिश ये है कि किसी तरह साइफर केस में उनको कोई सज़ा सुनवा दी जाए। बहुत सारे लोग तो ये तक भी खबरें दे रहे हैं कि इस केस में उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी, या मैक्सिमम 14 साल की सज़ा अगर होती है तो तब भी एक तरह से उनके लिए तो उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि ये जी बड़ा कोई संगीन नौयत का केस है और इसमें जो है सज़ा लाजमन हो जाएगी। अब इस केस से जुड़ी 2-3 अहम चीज़ें हैं और उनके वकीलों के और कुछ अहम लोगों के कुछ निकात हैं, जो मैं सिर्फ 3 निकात आपके सामने रखूँगी। इसकी बुनियाद पर ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कितना कोई स्ट्रॉन्ग केस है। मैं ज़्यादा कोई टेक्निकल जो अदालत में समातें होती हैं उसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो आम व्यूअर है जो ज़्यादा अदालती मामलात या अदालती लैंग्वेज को नहीं समझता वो भी उलझे और या उसको समझ ना आए कि क्या बात हो रही है, तो इतनी मुश्किल गुफ्तगू ना करूँ। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रही हूँ ये कॉमन सेंस की बात है और ये हर कोई आम आदमी आराम से समझ सकता है कि क्या ये साइफर केस जो है ओरिजिनल केस है या ये एक कितना बोगस केस है, कितना सीरियस केस है। इसमें जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कल की समात में एक जो नुक्ता रखा था वो इतना खूबसूरत नुक्ता है, इतना खूबसूरत नुक्ता है कि सिर्फ एक इस नुक्ते के ऊपर ही जो है ना मेरा ख्याल है पूरा केस उड़ा देना चाहिए। पहला नुक्ता तो उनकी तरफ से जो है वो मैं आपको बता दूं। सलमान सफदर साहब ने कल की समात में ये नुक्ता पेश किया कि अगर जो केस है वो ये है कि जी साइफर इमरान खान ने अपने पास रख लिया और फिर बाद में वो गुम हो गया, तो इस सूरत में तो फिर अगर साइफर इमरान खान के पास रहा है तो साइफर तो फिर शहबाज शरीफ के पास भी रहा है। बल्कि अगर आप इसको फैक्चुअली देखें तो इमरान खान के पास तो साइफर बड़े कम दिन रहा है, क्योंकि उसके तो कुछ ही दिनों बाद फिर इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिए गए थे और उसके बाद से ऑनवर्ड्स तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उनके पास तो कोई 100-150 दिन रहा है। 133 दिन के करीब तकरीबन शहबाज शरीफ के पास बनते हैं और इमरान खान के पास तो महीना बड़ी मुश्किल से बनता है कि उन्होंने साइफर उनके पास रहा हो एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप साइफर गुमशुदगी का केस बना रहे हैं, तो अगर एक शख्स के ऊपर आप बना रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ के ऊपर क्यों नहीं शक जा सकता कि कहीं साइफर उन्होंने ना चुरा लिया हो। तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर गुमशुदगी का मसला है तो वो तो फिर उसी तरह से शहबाज शरीफ भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो अगर एक वज़ीर आज़म को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी FIR काटी जाए। तो ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना सॉलिड उनका पॉइंट था सलमान सफदर साहब का, जो उन्होंने कल के रोज़ अदालत में रखा और इसका कोई जवाब नहीं था प्रोसिक्यूटर के वकील के पास। दूसरी जो एक अहम बात है वो एतजाज़ एहसन साहब ने की है। एतजाज़ एहसन साहब तो खैर थ्रू आउट ही इस मुकदमे को बिल्कुल उड़ा के रख देते हैं। लतीफ़ खोसा हो या एतजाज़ एहसन हो, वो तो कहते हैं कि ये मुकदमा तो उस वक्त के जो जनरल हैं उनके खिलाफ बनना चाहिए था जिन्होंने साजिश की, ना कि वज़ीर आज़म के खिलाफ बनना चाहिए। एतजाज़ एहसन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कोई कौमी राज है या नहीं है और इस कौमी राज को कौम को बताना है या नहीं बताना, इसका फैसला तो खुद वज़ीर आज़म ने करना होता है। इसकी अथॉरिटी तो वज़ीर आज़म के पास है। तो अगर उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने ये समझा कि ये एक मामला ऐसा है जो उनको पब्लिक को बताना है, तो उन्होंने उसको पब्लिक को बता दिया। तो ये तो उनको आइन और कानून इख्तियार देता है कि ये उनका हक है कि वो ये डिसाइड करें कि क्या चीज़ कौमी राज है या नहीं है और उन्होंने डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी। तो इसके मुताबिक तो फिर इमरान खान ने अपनी एक अथॉरिटी यूज़ की है, तो इसके बाद तो फिर कोई मुकदमा उन पे किस चीज़ का बनाया जा रहा है। तो ये एतजाज़ एहसन साहब का एक बड़ा सॉलिड आर्ग्यूमेंट है। फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने जो कल गुफ्तगू की कोर्ट के बाहर, तो उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की। उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो सलमान सफदर साहब की बात को वो आगे बढ़ा रही थी कि अगर साइफर की गुमशुदगी का मसला है तो फिर तो वजारत ख़ारजा को फ़रीक बनना चाहिए। अगर मुकदमा बनाता कोई इसका फ़रीक होता तो फिर बिलावल बनते कि जी वज़ीर ख़ारजा है, उनका कोई अहम डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो गया या गुम हो गया, तो वो उनकी तरफ से होना चाहिए था। वजारत दाखिला किस हिसाब से जो है ये साइफर के मुकदमे को लीड कर रही है या उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन क्यों हो रही है, तो ये एक अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो मामला वजारत ख़ारजा का है, वजारत दाखिला क्यों इसके अंदर घुसी हुई है।
तो अब आप देखिए कि ये मुकदमे के ये 3-4 बुनियादी निकात जो हैं ये आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये कितना बोगस मुकदमा है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकें कि जनाब ये केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ बनता है। और अगर आप इस बात को लें कि जी ये गुमशुदगी है तो इसका वज़ीर आज़म से तो ताल्लुक़ ही नहीं होता। उनका स्टाफ होता है जो मामलात को फाइल्स को संभालता है, चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को संभालता है। तो ये काम तो स्टाफ करता है, खुद वज़ीर आज़म तो नहीं वो अपनी फाइलें संभाल रहा होता बैठ के। और अगर आप इस पर ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि जी उन्होंने कोई इसको मिसयूज़ किया है, तो मिसयूज़ करने का साबित करने के लिए तो फिर आपको ये बताना चाहिए कि असल में साइफर में ये लिखा हुआ था और इमरान खान ने ये बताया। तो इस तरह से उन्होंने झूठ बोला और एक चीज़ जो इस तरह से आई थी उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरह से बयान किया। ये तो समझ में आती है। अब अगर आप एक साइफर जो सामने आ रहा है साइफर, उसमें जो बातें लिखी हैं और अगर इमरान खान को आप देख लें तो उनकी जो बातें देख लें तो उसमें तो कोई ऐसी बात नज़र ही नहीं आ रही कि जिसमें आप ये कहें कि इमरान खान ने ये बात इजाफी कर दी हुई है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। साइफर में तो ये बात लिखी नहीं हुई थी। तो फिर आप कैसे ही साबित कर सकते हैं कि इमरान खान ने साइफर को अपने कोई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो इस केस में जितने भी आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, वो सब कोई अपना सर और पैर या बेसिक सॉलिड ग्राउंड्स नहीं रखते, ना तो गुमशुदगी वाला, ना पॉलिटिकल गेन के लिए उसको यूज़ करने का वाला, और ना ही इस हवाले से कि कोई उन्होंने सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफवर्जी की है या कोई उन्होंने जो है अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए कोई काम किया। तो इनमें से तो कोई लागू नहीं होता। अब ये वाली जो बात इन्होंने बाद में डाली हुई है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है या जी कौमी राज अफशा किया, तो उस पर एतजाज़ हसन साहब ने एक और कानूनी नुक्ता बहुत अच्छा बता दिया है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये साइफर के जो कुछ कंटेंट्स या इससे रिलेटेड जो असेसमेंट थी उसको पब्लिक किया, उस वक्त तो ये वाली जो तरमीम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये तो अभी हुई नहीं थी। ये तो अभी आखिर में जाते जाते इस हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत थी, इन्होंने जो आखिर में वो दबड़दूस किस्म की कानून साजी की थी उसमें किया था। तो उस वक्त तक तो वो कवानीन में तरामीम थी उस तरह की कि जो वो लागू हो गई। जब एक कानून उस वक्त बना ही नहीं, जो आपकी नज़र में अगर जुर्म हुआ उस वक्त वो कानून था ही नहीं, तो फिर आप किस कानून के तहत जो है उसके ऊपर उस वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो मुकदमा कायम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत टेक्निकल बेसिक इसमें फ्लॉ है जो हमें नज़र आता है जो इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर का केस है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो आपको पता है कि कुछ भी अगर सज़ा देना तय हो चुका हो तो फिर कुछ भी साबित किया जा सकता है कि जो इमरान खान के ऊपर, और वो उसके लिए आपको ज़बरदस्ती के डंडा बरदार जो वो गवाह हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये अब आप देख लें कि साइफर केस की तो ये हैसियत है। बहरहाल साइफर केस को ख़त्म करने के लिए एक पिटिशन पीटीआई की तरफ से फाइल कर दी गई है और ये पिटिशन अब 16 अक्टूबर को फिक्स भी हो गई है समाअत के लिए। अब इसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि इस केस को सिरे से ही खारिज किया जाए, ये केस जो है इसमें केस ही नहीं बनता है। तो ये वाली पिटिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 16 अक्टूबर को समाअत शुरू होती है इसके ऊपर, ज़ाहिर उस दिन तो कुछ भी नहीं, फ़ौरन फैसला होगा, लेकिन अगर ये मामला होता है तो फिर ये मुकदमा सिरे से उड़ जाएगा और मुझे इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं। ये बात ठीक है कि सिस्टम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन एक हद से ज़्यादा आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तो कुछ ना कुछ चीज़ होगी तो उसकी बुनियाद पर आप सज़ा देंगे। टोटली एक बेसलेस चीज़ है। प्रोसिक्यूटर का वकील अगर वहाँ पे चुप करके गूंगा होकर खड़ा है तो अदालत किस बुनियाद के ऊपर जो है उनको सज़ा सुनाएगी। फिर इसी वजह से फिर वो बात होती है ना कि जेल ट्रायल कर लो, अंदर ही बंद कमरे में सज़ा सुना दो, किसी को पता ही ना हो कि जी प्रोसिक्यूशन के पास तो कुछ था ही नहीं इमरान खान के खिलाफ, ना रिपोर्ट होगा ना कोई पकड़ सकेगा। तो ये एक हल है कि फिर वो जेल ट्रायल करें और उसी में अगर चाहें तो सज़ा सुना दें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ओपन ट्रायल होगा तो ये मुकदमा कहीं पर भी खड़ा होता नज़र नहीं आ रहा। अब जी दूसरा जो एक अहम मामला है उसके ऊपर मैं बात कर लूँ कि पीटीआई को फाइनली जो लाहौर हाई कोर्ट है उससे एक अच्छा रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह कि पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लाहौर में लिबर्टी चौक पर जलसा करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त भी डीसी को दी हुई थी, लेकिन लाहौर के जो कमिश्नर साहब हैं, एज़ यूजुअल आपको पता है पूरी ब्यूरोक्रेसी लाहौर की तो माशाल्लाह नून लीग की गुलाम है, तो उनकी तरफ से जी इजाज़त नहीं मिल रही थी। उसके बाद एक कोर्ट में उन्हें पिटिशन डालनी पड़ी पीटीआई को। कोर्ट में फिर जब उनसे डीसी से जवाब मांगा गया कि भाई आप क्यों नहीं इंतज़ामिया के बिहाफ के ऊपर क्यों नहीं इजाज़त दे रहे, तो उन्होंने ये जवाब जमा कराया कि जी चूँकि पीटीआई 9 मई के मामलात में मुलविस रही है तो इसलिए हम इनको जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे।
तो फिर बहरहाल इस पर जो केस की समाअत हुई, इसमें फिर अदालत ने ठीक ठाक उनकी क्लास भी ली, लताड़ा उनको, और उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक दो बाकी जमातें मज़े से आराम से खोल के जलसे करती फिर रही हैं और एक जमात को आप जलसा ना करने दें। अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं है तो फिर किसी को भी इजाज़त नहीं होगी, ये बात लिख के रख लें। तो ये बड़ा दबंग किस्म के रिमार्क्स जो हैं अदालत की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि अगर वेन्यू का कोई इशू है, साथ में उन्होंने वेन्यू का भी मसला मसाइल बताया, लिबर्टी चौक पे करना चाह रहे थे ये। उन्होंने कहा कि अगर लिबर्टी चौक में आप नई जगह देते तो इन्हें कोई मुतबादिल जगह फ्राहम करें, लेकिन इनको फैसिलिटेट करें इस सिलसिले में अगर ये कोई जलसा वगैरह करना चाह रहे हैं। तो अब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अदालत की तरफ से आ गया है। वी होप कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो जाए। अगर बिलफर्ज अदालत की तरफ से मुदाखलत के बाद अगर मिल भी जाती है इजाज़त, तो आप देखेंगे कि इन्हें फ्री हैंड उस तरह का तो नहीं मिलेगा। पुलिस अपने जो रिवायती गैर कानूनी और फाशिस्ट किस्म के हथकंडे हैं, लाहौर पुलिस वो आजमाने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पे भी वो जलसा कर रहे होंगे, लेकिन और रुकावटें भी खड़ी की जाएंगी। ये जो नाम नहाद वज़ीर आला बने बैठे हैं गैर कानूनी गैर आइनी, ये भी आके अपना उसमें पूरा किरदार अदा करेंगे और कोशिश की जाएगी कि रुकावटें डाली जाएं। लेकिन बहरहाल अदालत की तरफ से उम्मीद है कि अब इनको बाकायदा फिक्स कर दिया जाएगा मामले को, जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। इसी तरह की पिटिशंस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में डाली गई थी पीटीआई की तरफ से, क्योंकि फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए ये लोग आज प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे मुख्तलिफ शहरों में। अब इसमें कुछ मिला जुला सा रुझान मैं देख रही थी, नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिली, कहीं और इजाज़त नहीं मिली, पेशावर में कुछ कंडीशंस के साथ इजाज़त मिली, खैबर पख्तूनख्वा के और कुछ शहरों में। तो इस तरह कुछ मिला जुला सा रुझान है, कुछ जगहों पर इजाज़त मिल गई, कुछ पे नहीं मिली। तो बहरहाल अभी एक मिक्स्ड सी आप समझ लें कि सिचुएशन है, लेकिन पीटीआई ने अपनी तरफ से इसको कंटिन्यू किया है। मैं कुछ उनके रहनुमाओं के मकामी के वो देख रही थी मैसेजेस, जिसमें वो कह रहे थे कि हम 4-5 बजे जो है वो जलसा कर रहे हैं या रैली निकाल रहे हैं फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए। अब ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये कोई उनकी पॉलिटिकल वो नहीं है उस तरीके से मोटिव के साथ, पॉलिटिकल मोटिव के साथ कोई रैली है, गैदरिंग नहीं है, बल्कि ये एक कॉज के लिए है। जैसे कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उन्होंने निकाली, या वो ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट करने के लिए निकालना चाहते थे, या अब ये फ़लस्तीन के मामले पर। तो इस तरह के भी कॉज के लिए जो कोई पॉलिटिकल कॉज नहीं है, उसके अलावा है कॉज है, उसके बावजूद भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही और उनको रोका जा रहा है, या कम से कम रुकावटें आ रही हैं सामने। तो अब देखते हैं कि इन दी एंड वो किस तरह कितना बाहर निकल पाते हैं। उसका मैं अगले व्लॉग में आपको एक इहाता करके बता दूंगी। लेकिन बहरहाल ये एक थोड़ा सा उन्होंने सांस लेने के लिए अपनी स्पेस ढूंढनी शुरू की, और मेरा ख्याल है ये एक अच्छी कोशिश है। मैंने पिछले भी व्लॉग में कहा था कि पीटीआई को चाहिए कि अपनी स्पेस को रीगेन करे और इलेक्शन से पहले जो है थोड़ा सा उनका एक मूवमेंट जो है वो नज़र आनी चाहिए। इसी तरह की मिलती जुलती बात आज परवेज़ इलाही साहब ने भी की है, जिन्होंने एक दफ़ा फिर आज अदालत पेशी के मौके पर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या पीटीआई छोड़ देंगे, तो उनका भी बार बार आप ही सवाल करते हैं 5 साल से इसीलिए 5 महीने से इसीलिए जेल काट रहा हूँ क्योंकि पीटीआई नहीं छोड़ा। और फिर इलेक्शन के सवाल पर भी उन्होंने यही बात की कि अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि हाथ पांव बंधे हो तो इलेक्शन हो। जाहिर सी बात है फिर पीटीआई को भी स्पेस आपको देनी पड़ेगी। तो अब ये एक थोड़ी सी मूवमेंट जो नज़र आ रही है। परवेज़ इलाही साहब आज मुझे सेहत के हवाले से भी काफ़ी बेहतर महसूस हुए, और वैसे भी वो जनरली अच्छे मूड में नज़र आ रहे थे। तो यानी अब ज़ाहिर जान तो बेचारे की छूट नहीं रही, लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बरक्स एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की है, और अभी तक वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और इसी तरह खड़े हुए हैं बहुत सारे वो लोग भी जो कि अभी तक लापता हैं। इनको तो चले बेचारों को फिर भी जिस तरह की भी अदालतें हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं, पेश किया जा रहा है, सामने नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेचारों को पेश ही नहीं किया जा रहा और वो ज़्यादा इस अजियत में मुब्तला। इनमें से एक हैं, आपको मालूम, फ़ारूक हबीब साहब। 1 महीना हो चला तकरीबन उनको कहीं पे पेश नहीं किया गया है और लापता हैं। फिर उसके बाद उनकी खैरियत से मुतल्लिक भी अजीबोगरीब ख़बरें और अफवाहें मीडिया की जीनत बनती रहीं कि जी पता नहीं खुदा न खास्ता उनको कुछ हो गया है, उनकी ज़िंदगी को कुछ हो गया है। ये भी बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी। मैंने तो इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं की कि ये बहुत ही अनऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ थी। और दूसरा ये कि फिर इस तरह की न्यूज़ के ऊपर बात करना, जब आपको कोई उसकी तस्दीक ही ना कर सके, तो फिर ये उनकी फैमिली को भी एक अजियत देने के मुतरादिफ बात होती है। बहरहाल फ़ारूक हबीब साहब की जो अहलिया है, उन्होंने एक काम किया है मज़ीद।
वो ये कि ख़त लिखने वाले चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिख दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब अभी चीफ जस्टिस नहीं थे तो आप देखते रहते थे उनके अक्सर खुतूत जो है वो मीडिया में घूमते रहते थे, मीडिया के कुछ नुमाइंदों में घूमते रहते थे। हर बात पे उनको ख़त लिखने की बड़ी आदत थी। जहाँ पे उन्हें ज़रा महसूस होता था कोई इख्तिलाफ़ या वो कुछ कहना चाहते थे अलग से तो फ़ौरन ख़त लिख डालते थे। तो उनके खुतूत पर तो ना जाने कभी किसी ने इतना एक्शन नहीं लिया, ना किसी ने इतना कंसिडर किए सिवाय मीडिया को अलबत्ता काफ़ी मवाद मिल जाता था। लेकिन अब उनको एक ख़त ज़रूर लिखा गया है और अब ये उनका इम्तिहान है कि वो इस ख़त का क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जो मिसेस फ़ारूक हबीब हैं उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी खैरियत से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तशवीश है उनकी फ़ैमिली को, और उन्हें इस बात का भी खदशा है कि उनकी सियासी वाबस्तगी तब्दील कराने के लिए उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ये बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि सियासी वाबस्तगी तब्दील कराने के लिए उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस बात का बहुत ज़्यादा जो फैमिली है उसको खदशा है। फिर उन्होंने कहा कि उनको इस सारी सूरत हाल से निकालने के लिए आला अदलिया से अपील की जाती है कि आप जो है इसका नोटिस लें और इस सिलसिले में जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको लाइन हाजिर करें, जवाब उनसे लें। तो ये एक अच्छी उनकी तरफ से कोशिश है। लेकिन जो हमारा इस वक्त ऑनेस्टली माहौल है उसमें मैं ये नहीं समझती कि ये फ़ौरन बराबर होगी। हो तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। चीफ जस्टिस साहब अगर इस पर नोटिस लें, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करें तो ये उनका पहला कदम होगा कि वो कुछ अच्छा कर सकें इस घुटन के माहौल में। अब वो निकल आए इस चीज़ से कि क्या उनके पास इख्तियार है नहीं है, जो भी उनका 3 रुकनी कमेटी है उसमें बैठें, तय करें। लेकिन इसी तरह के ख़त जो हैं वो चीफ जस्टिस को लिखे थे, अरशद शरीफ ने भी, पुराने चीफ जस्टिस को, उन्होंने भी नहीं नोटिस लिया था। बाद में अरशद शरीफ की लाश आई थी और अब फिर इसी तरह के ख़त अगर किसी को मिलते हैं और कोई नोटिस नहीं लेता तो फिर वो कोई अलमिया बन जाए तो कोई इस बात को रोक भी नहीं सकता हमारे मुल्क में। तो मेरा ख्याल है कि ये बाद में पछताने से बेहतर है कि अगर चीफ जस्टिस साहब इस वक्त उसके ऊपर कोई फौरी नोटिस लें और इस काम को ख़त्म करवाएं। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं किसी ज़माने में वो ख़ुद इसके बड़े ख़िलाफ़ थे, तो वी होप कि वो अब जब एक पावर के साथ मौजूद हैं तो वो इस पावर को इस लामुतनाही सिलसिले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी करें और इसका सद्देबाब करें, इसका हाथ रोकें। देखते हैं जी वो क्या करते हैं। आज के व्लॉग को यहीं समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।